माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे हबीब तनवीर का अगला नाटक आगरा बाजार। ये नाटक 1954 में हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया के कुछ अध्यापकों एवं छात्रों के साथ व ओखला गांव के कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर नज़ीर अकबराबादी की कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया। यह रूपक लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे भरपूर नाटक की शक्ल लेता गया। ये नाटक था आगरा बाजार। ठीक है, इसमें होता ये है कि ये नाटक 1954 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। इसमें होता है क्या है कि उर्दू शायर होते हैं नज़ीर अकबराबादी, उनकी उर्दू की शायरियों को याद करके कोई व्यापारीगण जैसे लड्डू वाला, तरबूजा वाला, बर्फ़ वाला, कनमेलिया वाला, पान वाला, मदारी जब बेचता है तो वो ज़्यादा बिकती नहीं है। तब लेखक ने उनकी शायरियाँ उर्दू वगैरह लेके उनका जिक्र किया है कि आप उनकी शायरी को पढ़कर कोई भी चीज़ बेचेंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वो ज़्यादा बिकाऊ होगी। तो इसी में उसका आगरे बाजार का लेखक ने वर्णन किया है। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं लेखक परिचय। हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म 1932 में हुआ था, रायपुर में हुआ था। उसके बचपन का नाम है हबीब अहमद खान। हबीब तनवीर का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम है हबीब अहमद खान। 50 वर्षों की लंबी यात्रा में हबीब ने 100 से अधिक नाटकों का मंचन किया। 50 वर्ष की लंबी यात्रा में हबीब जी ने 100 से अधिक नाटक लिखे। हबीब तनवीर ने नई दिल्ली में नाट्य संस्था की स्थापना की जिसका नाम है नया थिएटर। नया थिएटर हबीब तनवीर ने दिल्ली में नए नाट्य संस्था की स्थापना की और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रसिद्ध संगीतकार और अभिनेत्री नगीन तनवीर उनकी बेटी है, उन्हीं की बेटी है। ठीक है, तो नगीन तनवीर कौन है? जो एक संगीतकार थी और अभिनेत्री थी, ये हबीब तनवीर की पुत्री है। अब हबीब तनवीर के कुछ नाटक कौन कौन से हैं जिसमें आगरा बाजार 1954 में प्रकाशित हुआ था, अति महत्वपूर्ण है। चरणदास चोर, फिर तीसरा नाटक है शतरंज के मोहरे, चौथा है मिट्टी की गाड़ी। कौन सा नाटक? मिट्टी की गाड़ी, रेत की गाड़ी नहीं, मिट्टी की गाड़ी, रेत की गाड़ी ये नहीं था इनका। ठीक है, इनका नाटक है मिट्टी की गाड़ी, रेत की गाड़ी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। मिर्जा शोहरत बेग, हिरमा की अमर कहानी, बहादुर कलारीन, देख रहे हैं नैन, मुद्रा राक्षस और सड़क आदि, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो प्रसिद्ध नाटक मैं आप वापस पुनरावृत्ति करता हूँ। आगरा बाजार, चरणदास चोर, शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, मिर्जा शोहरत बेग, हिरमा की अमर कहानी, बहादुर कलारीन, देख रहे हैं नैन, मुद्रा राक्षस, सड़क आदि। 1954 में हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया के कुछ अध्यापकों और छात्रों के साथ ओखला नामक गांव में कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर नज़ीर अकबराबादी किसकी शायरी नज़ीर अकबराबादी की कविताओं पर एक छोटा सा रूपक तैयार किया। यह रूपक लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे भरपूर नाटक की शक्ल लेता चला गया। ये नाटक था आगरा बाजार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आगरा बाजार नाटक है, हबीब तनवीर ने किसको केंद्र में रखकर इस नाटक की रचना की थी? तो नज़ीर अकबराबादी की कविता, जो उर्दू की शायरियाँ थी। ठीक है, 18वीं सदी के एक बिल्कुल ही अलग उर्दू शायर है नज़ीर अकबराबादी। उनके समकालीन समाज की शायरी और शायराना अंदाज एक खास किस्म की नफासत और नज़ाकत की मांग कर रहा था, जबकि उन्हें शायरी में नफासत और नज़ाकत उस रूप में मंजूर नहीं थी जो तत्कालीन समाज की आन बान और शान की कसौटी थी। नज़ीर सहजता, सरलता
और स्पष्टता के शायर थे। उन्होंने साहित्य की स्थापित मान्यताओं को खारिज किया। उनकी नज़र में हाशिए पर पड़ी एक जिंदगी उनके वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई थी। नतीजन उनके समय के अदीबों ने उनकी शायरी को कोई अहमियत नहीं दी, महज तुकबंदी कहकर टाल दिया। लेकिन इससे अलग उनकी शायरी उतनी ही तेज से आम लोगों के बीच अपनी जगह तलाश चुकी थी। हबीब तनवीर ने नज़ीर के जीवन की इसी सच्चाई के आधार पर आगरा बाजार की रचना की। तो आगरा बाजार जो है वो किसको केंद्र में रखकर किया गया है? नज़ीर अकबराबादी की कविताओं या शायरियों को लेकर। अब इसमें पात्र कौन कौन है? तो अब इसमें पात्र है फकीर, जिसको बोल सकते हैं कबीर। ठीक है। ये नाटक के प्रारंभ से लगाकर अंत तक अपनी भूमिका में बने रहते हैं। ये फकीर है मंजूर हुसैन। इस फकीर का क्या नाम है? मंजूर हुसैन, जो किसी वक्त बड़ा व्यापारी हुआ करता था। अब क्या करता है वो? अब फेरियाँ लगाने का काम करता है। ककड़ी वाला, ककड़ी बेचने वाले, इनके इर्द गिर्द संपूर्ण नाटक का कथानक घूमता है। तीसरा पात्र है बेनजीर। बेनजीर जो हुस्नपुरा की रहने वाली एक हसीना है, जो एक वेश्या है। सौदा, इसका नाम है बद्र मुनीर। क्या नाम है सौदा का? बद्र मुनीर। और वो इश्क नगर का रहने वाला है और बेनजीर से प्रेम करता है। ये इसका प्रेमी है। बेनजीर जो हुस्नपुरा की रहने वाली एक हसीना है, वेश्या है, और इसका प्रेमी है सौदा जो इश्क नगर का रहने वाला है। उसका मूल नाम है बद्र मुनीर। दारोगा जो बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सबसे बड़े ग्राहक सौदा को कोमचे वाले के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार करता है। तज़किरा नवीस ये आगरा बाजार इलाके का मौलाना है। आगरा बाजार इलाके का मौलाना कौन है? तज़किरा नवीस, और एक वृत्तांत लेखक भी है। नवासी ये 9-10 वर्ष की लड़की है जो नजरी साहब की दोहित्री है। अब इसमें अन्य पात्र कौन कौन से हैं? तो अन्य पात्र में लड्डू वाला है, तरबूजा वाला है, बर्फ़ वाला है, कनमेलिया है, पान वाला है, मदारी है, रेवड़ी वाला है, चने वाला है, बर्तन वाला है, किताब वाला है, शायर है, ग्राहक, अमजोली है, टोली है, करीमन है, चमेली है, दर्जी है, रामू, बोलाराम, पंचारी, तमाशबीन, हमीद, पतंग वाला, अजनबी, बेनी प्रसाद, मुंशी, गंगा प्रसाद, कुमार सिपाही, कोरस आदि हैं। अब इस नाटक की समीक्षा क्या है? इस नाटक की मुख्य समीक्षा ये है कि हबीब तनवीर के आगरा बाजार की कथा वस्तु का स्रोत नज़ीर अकबराबादी के जीवन से है। ये नाटक न तो पूरी तरह से भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा से निर्मित था और न ही पाश्चात्य परंपरा से। ये नाटक न केवल अपनी मूल स्थापना में जनतांत्रिक है, अपनी रंग चेतना में भी सामाजिक स्रोत। इसका कथानक सुंदर अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित है। हबीब साहब एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले के इर्द गिर्द पूरे नाटक का वातावरण रचित हैं जिसकी ककड़ी कोई नहीं खरीदता है। हबीब साहब ऐसे ककड़ी बेचने वाले व्यक्ति पर ये नाटक बनाते हैं कि उसकी जो ककड़ी है ना, कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदता है। अनेक प्रयत्न के बाद वह नज़ीर की लिखी हुई कविता का सहारा लेता है और अंततः उसके माध्यम से उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ककड़ी बेचता है तो कोई लोग नहीं लेता। जब ककड़ी बेचते हुए शायरी जो थी अभी नज़ीर अकबराबादी की उर्दू शायरी है, वो उनको बोलते हुए फिर कहता है, फेरी लगाता है, तब लोग आते हैं और ककड़ी लेना प्रारंभ कर देते हैं। हबीब इस नाटक केंद्र में आम आदमियों को उसकी पूरी त्रासदी के साथ उपस्थित करते हैं। यह नाटक केवल एक कवि और उसकी कविताओं तक ही सीमित नहीं है। उसमें नज़ीर की जो कविता हबीब ने ली है सामान्य तौर पर नैतिक मूल्य से ओतप्रोत है और नाटक के केंद्र में आम आदमियों की परिस्थिति का ही विवरण प्रस्तुत करती है। जीवन एक बाजार है जहाँ मनुष्य खरीदता बेचता है। जब वक्त बुरा होता है तो निम्न वर्ग आपस में लड़ता झगड़ता है। उच्च वर्ग भी इसी प्रकार की व्यावसायिक बुद्धि दिखाई देती है। वेश्यालय में भी अपनी धाक जमाने के लिए खरीद फरोख्त होती है और
बेनजीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस वाला उसके पास सफल ग्राहक को खोमचे वालों के बीच झगड़ा कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन उच्च या नीच, उदार या शूद्र सभी आदमी ही, इसलिए हबीब नाटक के अंत में सभी व्यक्तियों की समानता जो आदमी नामक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं कि दुनिया में बादशाह है तो सो वह भी आदमी है। दुनिया में बादशाह है तो सो वह भी आदमी है, और मुफलिसो गधा है सो है वह भी आदमी है। काला भी है आदमी है और उल्टा है ज्यों तवा। गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का। बदशक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी है। कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान रखना। आगरा बाजार में हबीब ने कहीं भी शास्त्र सम्मत नाट्य रूढ़ियों का प्रयोग न किया है। लोक की प्रतिष्ठा की ओर उन्मुख हुए हैं। किसकी ओर? लोक की प्रतिष्ठा की ओर, ध्यान रखना। इसमें न तो कोई पात्र नायक के रूप में उभरता है, न ही नायिका के रूप में। इसमें कोई मुख्य पात्र नायक नायिका नहीं है। कथानक संगठन की कार्यव्यवस्था, अर्थ प्रकृति और संधि जैसी नियमावली, नियमबद्धता ही अधिक है। क्या है? नियमबद्धता ही अधिक है। रचनात्मक प्रयोग कम। पश्चिम की नाट्य पद्धतियों को हबीब इस नाटक में स्वीकार नहीं करते हैं। वास्तव में संस्कृत और पश्चिम के नाटकों की नाट्य कला का परिचय तो हबीब को आगरा बाजार की रचना और प्रस्तुतिकरण के बाद हुआ है। आगरा बाजार की रचना तक हबीब की दृष्टि इस तरफ थी कि इस प्रकार नाटक को अधिक से अधिक जन सामान्य से जोड़ा जाए, क्योंकि जन से जुड़े बिना उन तक अपने नाटक को ले जाना असंभव सा था। इस प्रयास में उन्होंने अपनी रंग दृष्टि विकसित की, जिसका परिणाम है आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक में संपूर्ण जन सामान्य ही नायक बन जाता है। जो जन सामान्य है वो इस नाटक का नायक है, ये भी ध्यान रखना लोग। ये नाटक की इसी जन सामान्य के विरोध गर्भित जीवन की स्थितियों के माध्यम से अपनी नाट्य अनुभूति को अर्जित करता है। इसके केंद्र में बाजार है, और जहाँ विभिन्न चरित्र अपने समय की विरोधी रूढ़ियों और रीति रिवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरफ पुस्तक विक्रेता, उसके मित्र, जीवनी लेखक एक तरफ तो पुस्तक विक्रेता है और उसके मित्र की जीवनी लेखक और कवि की जो रूढ़िवादी शिक्षित समाज के अंग है, महान कवि मीर और गालिब पर आपस में बातचीत करते हैं। उसमें से केवल कवि का मित्र उर्दू कविता के परंपरागत बंधनों की आलोचना करते हुए जीवन की विशेषताओं की प्रशंसा करता है, जबकि दूसरे लोग नजीर को कवि मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ फेरी और खोमचे वालों को कठिन आर्थिक स्थितियों के बीच किसी तरह जीना पड़ता है, इसीलिए साहित्य में उसकी रुचि कम होती है। वे कविता को विक्रय में सहायक चीज की तरह देखते हैं। ककड़ी बेचने वाला पूरे नाटक में किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में रहता है जो ककड़ की प्रशंसा में कविता लिख सके। नाटक के दूसरे हिस्से में नजीर के प्रशंसक पतंग विक्रेता की दुकान शब्द गलत है, इसमें बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है। दुकान पर बैठते हैं। यहाँ दम्भी पुस्तक विक्रेता का विकल्प उभरता है। बाजार के माध्यम से दो विरोधी वृत्ति वाले व्यक्तित्व के तनवीर साहब सामने लाते हैं, यानी वह समृद्ध लोक जीवन को उच्च संस्कृति के सामने ला खड़ा करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार उच्च अभिजातीय वर्ग सिर्फ अपने ही रुचियों में व्यस्त है, जबकि आम या जन सामान्य अब भी न केवल अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, अपितु उसके रस में सराबोर भी है। देहातियों की एक टोली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी का मेला शीर्षक नामक नज्म गाती हुई बाएं रास्ते से आती है। और क्या गाती है? अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आप ध्यान रखना। किसके मेले? बलदेव जी का मेला। रंग है रूप है जमेला है, रंग है रूप है जमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। ये पंक्ति आप ध्यान रखना। रंग है रूप है जमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। इस नज्म द्वारा हबीब ये संकेत करते हैं कि जन सामान्य के बीच धर्म की कोई संकीर्ण परिभाषा नहीं है, अपितु उसके लिए तो धर्म सबको जोड़ता है, जिसकी विशाल परिधि में जब नज़ीर आते हैं तो वह बलदेव जी का मेला लिखते हैं और जन सामान्य के सभी धर्मों के लोग उसे गाते हैं। हबीब नज़ीर की शायरी
का उपयोग कर लोक को उपस्थित करने के लिए स्पेस पैदा करते हैं। जैसे ही मौका मिलता है उनको वहाँ लोक संस्कृति और लोक विरासत का चित्र भर देते हैं। उसकी रंग चेतना की निर्मित में उनके आसपास की वे लोक परंपराएं सहायक हैं जिसमें भारतीय जीवन पूरी शिद्दत के साथ धड़कता है। लोक पर्व होली उनसे छूटता नहीं है। होली गाने वाला हो नाच रंगीली परियों का, बैठ हो गुलरू रंग भरे, कुछ घुंघरू ताल चनकते हो, तब देख बहारे होली की, मोह लाल गुलाबी आंखें हो और हाथों में पिचकारी। हबीब की गहरी लोक चेतना का ही ये प्रमाण है कि ये नाटक के इस प्रमाण है कि इस नाटक के माध्यम से वह अभिजात्य साहित्य के नाम पर साहित्य को संकुचित दायरे में कैद करने की साजिश करने वाले पर करारी चोट करते हैं। उन्होंने ये बात भी उठाई कि किस प्रकार अभिजात्य साहित्य के नाम पर कवि आत्मकेंद्रित या स्वकेंद्रित थे। और उन्हें ही अनेक प्रकार के सम्मान भी प्राप्त होते हैं। जबकि नजीर जैसे लोक कवि को हिराकत की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जन सामान्य के इस कवि को किस प्रकार के नकारे जाने से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसका वास्तविक सरोकार तो जनता की स्वीकृति से जुड़ा था। क्योंकि कविता तो अनंत जन सामान्य के बीच में ही पनपती है और जिंदा रहती। नाटक में ये द्वंद्व किताब वाले और पतंग वाले की दुकान के माध्यम से प्रस्तुत होता है। हबीब ने बड़ी ही सूक्ष्मता से इस दृश्य की रचना नाटक में की है। नाटक में पतंग वाले की दुकान पुस्तक विक्रेता के विकल्प के रूप में सामने आता है, जहाँ नज़ीर के चाहने वाले बैठते हैं और उसका कलाम सुनते हैं। हबीब ये प्रश्न करते कि क्या साहित्य एक वर्ग विशेष का ही अधिकार होना चाहिए साहित्य पर, या वह जन सामान्य के लिए भी होना चाहिए। निश्चित रूप से उसका जोर दूसरे विकल्प पर है। किस दूसरे विकल्प पर? जन सामान्य के पर। नज़ीर के माध्यम से उन्होंने इसमें यही दिखाने की कोशिश की है कि जन सामान्य की अभिरुचियों से कटकर साहित्यिक कर्म सार्थक रूप में संभव नहीं है। ककड़ी वाले के माध्यम से हबीब ये संकेत भी देते हैं कि एक बेहतर कवि को समाज के हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए। लेखक नज़ीर की शायरी के माध्यम से न केवल अपने समय की समस्याओं को उठाते बल्कि अपनी नई रंग दृष्टि के लिए एक नया आयाम भी रचते हैं। वे एक स्वउद्देश्य प्रगतिशील जनतांत्रिक व सामाजिक सरोकार वाले नाटककार के रूप में स्थापित होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरा मनोरंजन न होकर अपने समय की समस्याओं से समाज को अवगत करवाना है और उससे जूझना है। ये नाटक न केवल आने वाले खतरों से आगाह करता है बल्कि अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए सावधान भी करता है। आज के साहित्यकारों का यही लोक धर्म है। स्पष्ट है कि आगरा बाजार अपनी मूल चेतना में लोकोन्मुख नाटक होने के साथ साथ एक आधुनिक नाटक भी है, जिसमें एक तरफ आज़ादी के बाद की बाजारी संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है तो दूसरी ओर उससे उत्पन्न खतरों से लड़ने वाले वर्ग की शक्ति का भी चित्रण किया गया। आगरा बाजार की यही सामाजिकता पूरे नाटक को लोकान्मुख बनाती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लोक और अभिजात्य के द्वंद्व में लोक की पक्षधरता का नाटक है आगरा बाजार, जिसमें नाटककार ने न केवल लोक को उसके संपूर्ण परिवेश में चित्रित कर धर्म, संस्कृति, चित्रवाद, भाषाई खतरों से अवगत करवा कर अपने युग के लोक धर्म का सफल निर्माण करते हैं, बल्कि इसमें लोक धर्म को जीवन रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक नाटक अपनी मूल चेतना में लोकोन्मुख रहता है। अब आगरा बाजार नाटक के प्रमुख कथन। प्रथम अंक में जो फकीर होते हैं उनका कथन है। जो इस फकीर का नाम है मंजूर हुसैन। प्रथम अंक में कहते हैं, खुदा तुझको खैर दे हम तो न चांद समझे, खुदा तुझको खैर दे हम तो न चांद समझे, न सूरज है जानते बाबा हमें तो ये नज़र आती है, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागी चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहाँ किसी ने कि भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहाँ किसी ने।
कि भूखे भजन न हो अल्लाह की भी याद दिलाती है। प्रथम अंक में फ़कीर जो होते हैं मंजूर हुसैन, उनका कथन है। प्रथम अंक में हमजोली का कथन है, और फिर क्या क्या जमाने देखे मीर साहब ने इसी शहर में, अजीबों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा, दर दर की खाक चाहनी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों अब खागो यानी कि अफगानों, रोहल्लों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्त बुर्ज देखी, देखा कि दिल्ली में खून के दरिया खा हैं और इंसानों के सर कटोरे की तरह तैर रहे हैं, अपना घर आंखों के सामने लूटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया ना गया, ये सब देखा। प्रथम अंक में हमजोली जी का कथन है। प्रथम अंक में फ़कीर का पुनः कथन है कि सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, ऐश करते हैं वही जिसका खुशामद का मिजाज जो नहीं करते वे रहते हैं हमेशा मोहताज हाथ आता है। दूसरे अंक में पतंग वाला का कथन है, दिल्ली से लखनऊ के सफ़र में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक ही इक्के पर हम सफ़र थे और सारे रास्ते खामोश रहे कि कहीं जबान न बिगड़ जाए। प्रथम अंक में ये किताब वाले का कथन है। दूसरे अंक में पतंग वाले का अति महत्वपूर्ण कथन है, गर मर्द है तू आशिक कोड़ी न रख कफन को, गर मर्द है तू आशिक कोड़ी न रख कफन को। दूसरे अंक में पतंग वाला का कथन है। और दूसरे अंक में पतंग वाला का दूसरा कथन है, मियाँ नज़ीर की निगाह में आदमी आदमी में कोई फ़र्क नहीं, चाहे वह पतंग बनाने वाला हो चाहे किताब बेचने वाला हो, उनके लिए तो बस आदमी आदमी है। दूसरे अंक में सोहदा का कथन है, हमें क्या मालूम था कि तुम्हारा शहर जन्नत की चिड़ियों से भरा पड़ा है। फिर बेनजीर का कथन है दूसरे अंक में, मोहब्बत के मैदान अमल में हाथ पाव, जुबान जिस्म का हर पुर्जा काम आता था, अब ये सूरत है कि अपने दिल और रूह के लिहाफ में मुझे ढाप दिया है। दूसरे अंक में बेनजीर का कथन है। और दूसरे अंक में कोरस का कथन है कि आदमी ही साहबे इज्जत भी और हुजीर, या आदमी ही मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वह भी आदमी। ये दूसरे अंक में कोरस का कथन है। ठीक है, अब हम अगला नाटक पढ़ेंगे इसके बाद।